हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में रस सिद्धांत नामक निबंध में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रस सिद्धांत पर लगाए गए आक्षेपों को प्रस्तुत करते हुए उनके समाधान के विषय में जो चर्चा की गई है उस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की है। जो प्रश्न लगाए गए थे, जो प्रश्न उठाए गए थे, उनके समाधान उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हमने 4 प्रश्नों के समाधान अपने पिछले वीडियो में देखे हैं। हम उससे आगे लगाए गए आक्षेपों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। रस सिद्धांत के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप में एक आक्षेप यह भी है कि रस सिद्धांत में अंतःस्थ चेतना की उलझनों और गुत्थियों के लिए कोई अवकाश नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह आक्षेप ही अल्प ज्ञान का परिणाम है। रस सिद्धांत में रसों के परस्पर विरोधी रूपों का विवेचन अच्छे प्रकार से हुआ है और उनके शमन का भी विस्तार से उन्होंने उसमें वर्णन किया है। शमन के इतने उपायों पर प्रकाश डाला गया है कि उसमें मानसिक जीवन के समस्त अंतर विरोधों का समाधान संभव हो जाता है। उन्होंने इसके लिए उदाहरण के रूप में श्रृंगार रस को प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस में एक दूसरे के विरोधी प्राय सभी भावों का संचरण शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि हम शेक्सपियर के नाटकों का जिक्र करें तो उसके नाटकों में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें भावों के विरोध का रस शास्त्रीय नियमों के अनुसार परिहार न हो सके। रस सिद्धांत पर जिस प्रकार रसों की संख्या संबंधी आरोप निराधार है, उसी प्रकार रस विरोधी संबंधी आरोप भी गलत सिद्ध हो जाता है। अन्य आरोप के रूप में जब हम देखते हैं तो रस सिद्धांत में एक आरोप यह लगाया जाता है कि रस को सहृदयनिष्ठ मान लेने से काव्यगत रस और कवि की रस संबंधी चेतना या कविगत रस की उपेक्षा इसमें हुई है। तो नगेंद्र यहाँ कहते हैं कि यदि काव्यास्वाद ही रस है, तब तो रस को सहृदय में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि चेतन मानव ही आस्वादन की क्रिया कर सकता है। जड़ काव्य में आस्वाद की क्षमता ही नहीं है। कवि रस का सृष्टा है, रस के अभिव्यंजक काव्य का वह करता है। अतः रस अर्थात जो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद है, उस रस की काव्य के आस्वाद का भोक्ता सहृदय ही होता है। पदार्थ में रस स्थित नहीं रहता। इस प्रश्न का कि काव्य से रस का क्या संबंध है, उन्होंने उत्तर दिया है कि काव्य इस रस का प्रेरक या निर्मित कारण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा है कि सहृदय का स्थायी भाव देश काल की सीमा और व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर रस में परिणित हो जाता है। हम जब इस मत को देखते हैं तो अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव ही निर्विघ्न प्रतीति के रूप में रस माना गया है और इसका भोक्ता सहृदय है। निर्विघ्न करने का साधन क्या है? वह काव्य है। सहृदय यदि ग्रहण शक्ति से रहित होगा तो इससे काव्य सौंदर्य का तो अस्तित्व नष्ट नहीं होता। सहृदय यदि ग्रहण शक्ति से युक्त होगा तभी वह इस काव्य सौंदर्य को पकड़ पाएगा। भरत, लोलट और शंकुक ने रस को वस्तुगत माना है। वे मानते हैं कि वस्तुगत रस की सृष्टि रंगमंच पर काव्य कौशल तथा नाट्य कौशल से होती है। हमने जहाँ रस सिद्धांत के व्याख्याकारों को पढ़ा है, वहाँ इस चीज को हमने समझा है। वह रस आस्वाद रूप न होकर आस्वाद्य ही होता है। जब हम जैन आचार्यों की बात करते हैं तो जैन आचार्यों ने भी रस की स्थिति काव्यगत भाव सामग्री में ही मानी है। भरत, आनंदवर्धन, भट्टनायक और अभिनव गुप्त आदि ने रस को कविगत माना है। उन्होंने ये कहा है कि जो कवि की अनुभूति का भाव न कराए वह भाव है। उनके अनुसार कविगत रस ही मूल है, उसी के द्वारा भावों की स्थिति होती है। मूल चीज कविगत रस है। कवि का जो भाव होगा वह सहृदय का होगा।
एक ही काव्य जब भिन्न भिन्न भावों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है तो वहाँ हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। रामचरितमानस और रामायण दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो दोनों का जो अंगी रस है वह भिन्न भिन्न है। यह बात हमें यहाँ पर इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार काव्यगत और कविगत रस की उपेक्षा रस सिद्धांत में नहीं हुई है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहना चाहते हैं। अगले आक्षेप के रूप में रस सिद्धांत में रस की अभिव्यक्ति के बारे में भी आक्षेप किया जाता है। आरोपकर्ताओं का मानना है कि रस एक भाव की शुद्ध अमिश्र अनुभूति न होकर अनुभूतियों का एक विधान होता है जिसका निर्माण ही हो सकता है। वे कहना चाहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है और ये कहना गलत है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अभिव्यक्ति का विरोध तो लोलट, शंकुट, भट्टनायक, धनंजय आदि भी किसी न किसी रूप में कर ही चुके हैं, तो यहाँ नई कोई बात नहीं है। स्वयं भरत मुनि ने निष्पत्ति का अर्थ निर्मित बताया है। उनके अनुसार रस एक मिश्र अनुभूति है जिसमें स्थायी भाव के साथ काव्य और नाट्य सौंदर्य की अनुभूतियों का मिश्रण हुआ करता है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रस शास्त्र में निर्मिति की धारणा प्रचलित रही है, किंतु रस की अभिव्यक्ति का सिद्धांत भी सर्वथा अमान्य नहीं है। उन्होंने यहाँ पर रिचर्ड्स का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रिचर्ड्स के अनुसार किसी लिखित कविता का अध्ययन करने पर पाठक के मन में पहले चाक्षुष बिंब उभरते हैं, फिर रूप, आकृतियां और नाद से संबंधित बिंब, तब अक्षरों में निर्मित शब्दों के वाच्यार्थ से संबद्ध बिंब उभरते हैं। इसके बाद वाच्यार्थ के समन्वित रूप द्वारा पाठकों की कल्पना और विचार जागृत होते हैं। सब कुछ क्रमबद्ध होता है जिसके फलस्वरूप भाव उद्भूत होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक विशेष मनोदशा का निर्माण होता है। इस प्रकार कविता द्वारा प्रमाता के भाव का उद्भूत हो जाता है। यदि मनोविज्ञान को देखें तो मनोविज्ञान भी ये मानता है कि कविता द्वारा प्रमाता की चेतना में भाव का उद्भूत होता है, जो उसी का अपना भाव या अनुभव होता है। कवि का भाव उसका प्रेरक या निर्मित कारण ही होता है। प्रमाता में कवि के भाव का संप्रेक्षण या स्थानांतरण नहीं होता। प्रमाता का भाव कवि के भाव या अनुभूति से स्वतंत्र या भिन्न भी नहीं होता। वह बहुत कुछ कविगत अनुभूति के समान ही होता है। अतः संचरण या अभिव्यक्ति का विरोध बस शास्त्रीय दृष्टि से ही है, व्यवहार में दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। इसलिए वे यहाँ कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति का एकांत निषेध असंभव है और अभिव्यक्ति की कल्पना में निर्मित और संप्रेक्षण की कल्पनाओं का भी अभाव नहीं है। एक अन्य आक्षेप के रूप में जब हम रस सिद्धांत के विषय में देखते हैं तो यह लगाया गया है कि आज के साहित्य की मूल चेतना की संगति उसके साथ नहीं बैठती। रस सिद्धांत जीवन के स्थायी मूल्यों पर आधारित है, जबकि आज स्थायित्व की धारणा ही विघटित सी हो गई है। आज की कविता के लिए आनंदवादी मूल्यों पर आधारित रस सिद्धांत इसलिए वे निरर्थक मानते हैं। आज के जीवन में तो आस्था का ही पूर्णतः विघटन मान लिया गया है। इस तरह के आक्षेप जब आक्षेपकर्ताओं ने लगाए तो डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि क्या वास्तव में आस्था का विघटन हो गया है? यदि ऐसा है तो शांति और सुरक्षा आदि के विश्वव्यापी प्रयत्न क्यों किए जा रहे हैं? इस तरह की बात वे उठाते हैं। उनका क्या आधार है? वास्तव में सत्य तो यह है कि जिजीविषा की तीव्रता ही आस्था की अनिवार्यता को सूचित करने वाली होती है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक आस्था अनिवार्य है। आक्षेप का दूसरा पहलू जो है वह यह है कि रस परिपाक के लिए तो स्थायी भाव की सद्य अनुभूति ही नहीं, अतीत के संस्कार या वासना को की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान जीवन में केवल क्षण ही सत्य है। आज की कविता अनुभूयमान क्षण को की ही कविता है, जिसका समाधान करते हुए डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि भोग
और सृजन, अनुभूति और कर्म आदि के युगपत अर्थात एक साथ सत्ता नहीं हो सकती। एक समय में एक ही काम कर सकता है, दो काम नहीं हो सकते। अतः अनुभूयमान क्षण को शब्दबद्ध करना, कविता करना संभव नहीं। अनुभूयमान भाव को तो संवेदना द्वारा ही अभिव्यक्ति दी जा सकती है। कवि या कलाकार की कल्पना इन अरूप संवेदनों को ही वास्तव में रूप प्रदान करने का कार्य करती है। संवेदन रूपायित होते ही अनुभूत हो जाते हैं। अनुभूयमान को रूपायित करना ही अनुभूति है। वहां क्षण अतीत बन जाता है। यही यदि हम क्रोचे की सहजानुभूति को कहें तो उन्होंने सहजानुभूति को ही कला कहा है। सहजानुभूति की कला के दो रूप उन्होंने माने, कला की प्रकल्पना और कला। अनुभूयमान क्षण की अनुभूति होती है और फिर उस अनुभूत की पुनः सर्जना होती है और काव्य सृजन होता है। एक अंतिम आक्षेप के रूप में जो बात कही गई है वह है रस सिद्धांत के कारण काव्य में पूरा बल आनंद पर ही पड़ जाता है और जिसके कारण भोग वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और उदात्त वृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। नगेंद्र इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारतीय दर्शन और काव्य शास्त्र में आनंद के जिस रूप की कल्पना की गई है वह मानव चेतना के परिपूर्ण विकास का पर्याय है। मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण उत्कर्ष का भावात्मक रूप या आस्वाद ही वास्तव में आनंद होता है। इस दृष्टि से रस की परिधि में मानव चेतना की मधुर और कटु, सुखमय और दुखमय सभी प्रकार की वृत्तियों का अंतर्भाव स्वतः ही हो जाता है। उसमें आनंद की सिद्धावस्था ही नहीं, साधना अवस्था को भी स्वीकृति मिलती है। आनंद अपने आप में कल्याणकारक है और कल्याण की चरम सिद्धि ही आनंद है। इस तरह से जो आक्षेप रस सिद्धांत पर लगाए गए थे उनका समाधान प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रस सिद्धांत अपने व्यापक और विकासशील रूप में काव्य का सार्वभौम सिद्धांत है, जिसके आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के सृजनात्मक साहित्य की प्रत्येक विधा का सम्यक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें राग को धुरी मानकर मनुष्य की सभी वृत्तियों का समावेश कर लिया गया है। जीवन के सभी रूपों और मूल्यों के साथ रस सिद्धांत का पूर्ण सामंजस्य है और इसका कारण है रस सिद्धांत मानवतावाद पर आधारित है। यह मानव को उसकी देह, आत्मा, शक्ति और समस्त राग द्वेष के साथ स्वीकार करता है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।